अभी बिल्किस कांड का हो या सोहराबुद्दीन का काउंटर का हो या दर्जनों गुजरात के कांड हैं, जिसमें कुछ मामले अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के सामने, कुछ मामले अभी खत्म हुए हैं। कहाँ उनको सुशील मोदी को दिखाई देता है? अब जो है ना, वो आरजेडी को खुद सरकार बना लेनी चाहिए और नीतीश कुमार को साइड लाइन कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन जो है वो 2024 और 2025 तक चलेगा, या इस बीच में फिर कुछ इस गठबंधन में भी दरारें आएंगी? सुशील मोदी जी क्यों ने ये काम किए, और सुशील मोदी जी को कौन रोका था इस काम को करने के लिए? वो राष्ट्रीय जनता दल के कोई एडवाइजर हैं क्या सुशील जी? उनकी बात के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल चलेगा। केंद्र में सरकार एनडीए की है और यहाँ पर आप लोगों की महागठबंधन की बनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो सहायता पहले मिल रही थी केंद्र सरकार से, क्या वह भी आगे भी जारी रहेगा या उसमें कुछ कटौती आप देख रहे हैं? हम लोग का तो मानना ही था कि वो ट्रबल इंजन की सरकार थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब सरकार चूँकि नई बनी है, हालांकि है तो मुख्यमंत्री पुराने ही हैं, लेकिन सरकार नहीं बनी है, तो ऐसे में अब कृषि को लेकर के क्या रोड मैप रहेगा? हमारे डिपार्टमेंट का और इस सरकार का सबसे बड़ा है कि यह किसान की सरकार है, किसानों की सरकार है, और हम बीज से लेकर बाजार तक किसानों को जिस स्तर पे भी सुविधा चाहिए वो सरकार मुहैया कराएगी, और जिस स्तर पर नीतियों में बदलाव की आवश्यकता होगी वो हम नीतियों में भी बदलाव लाएंगे। अभी वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है कि इतिहास के 121 साल की सबसे बड़े सूखा संकट से हम गुजर रहे हैं बिहार के लोग, और बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और झारखंड तक पूरा जो गंगेटिक बेल्ट है उसमें है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तत्काल जो इसके लिए कि किस तरह से फसलों को बचाया जाए, जो लगी हुई फसल है बचाने का हम लोग उपक्रम में लगे हुए हैं, और उसके लिए कई कंटीजेंसी प्लान हम कर रखे हैं। खरीफ में पैडी का विकल्प के तौर पे कई तरह के हम बीज दे रहे हैं, जो कि खरीफ के ही सीज़न में उसका हम कर सकें, किसानों की कुछ आमदनी हो जाए। या फिर हम डीजल अनुदान दे रहे हैं, 16 घंटा हम बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं किसानों के लिए। या नहरों में जो पानी है उसकी हम इफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाएं। सर, हमारे पास ये है कि लोगों से, जितने किसानों से हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, खास करके आप देखेंगे जब आप सहरसा और दरभंगा से सहरसा, यानी पूरा जो मिथिलांचल का एरिया है वो काफ़ी सूखाग्रस्त है। अभी हमारे पास बहुत सारी खबरें ऐसी आई हैं जहां पर कि बहुत ज़्यादा सूखा है और उसको लेकर काफ़ी किसान परेशान है। वहाँ डीजल भी सही से नहीं मिल पा रहा, यूरिया, अब अगर वो पानी खेत में डाल भी रहे हैं तो उनके पास यूरिया सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने खेतों में उसको छिड़काव कर सकें, और उनका जो भी फसल खास करके जलने के बाद भी, यानी सूखा होने के बाद भी जो बचा है वो कम से कम सही से लहलहा सके। इसके लिए यूरिया भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा सही से। यूरिया का जो उपलब्धता है बिहार में वो राज्यों का मामला नहीं है, केंद्र सरकार उपलब्ध कराता है। जो हमने उनको मांगा था वो यूरिया का करीब 35% शॉर्टेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया ही नहीं, जिसका परिणाम ये है कि हम राज्य की भूमिका है फर्टिलाइज़र को बंटवा देना, उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, 35% कम दिया, जिसका तो हमको असर है। लेकिन इसको आप इतने कम में भी, जितना कम हमको उपलब्ध है करीब 65%, उसको हम लोग एक सप्ताह के भीतर हम काफ़ी हद तक हम नियंत्रण में लाए हैं। लेकिन कुछ सर्टेन पॉकेट्स में 10 करीब ज़िले ऐसे हैं 37 में जहां अभी भी शॉर्टेज है, जिसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं। अगले एक वीक में हम इस एरिया में पूरा फर्टिलाइजर्स को ठीक कर देंगे, वो क्राइसिस को दूर कर लेंगे। अभी हम आ रहे थे तो आते आते हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आपने ही कहा है कि जो रिपोर्टें आ रही हैं ग्राउंड लेवल से और उसमें और हकीकत में बहुत का अंतर है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट
आपको क्या लगता है कि कम से कम जो किसान परेशान हैं और जिनका फसल अब लगभग समाप्त हो चुका है, अब उस फसल को अगर पानी यूरिया दे करके भी अगर नहीं बचाया जा सकता है, तो जिनका फसल खत्म हो गया है, तो उन किसानों के लिए आप क्या प्रोत्साहन राशि लाएंगे जिससे कि कम से कम उन किसान जो है अपनी आगे की खेती, इस बार तो नहीं लेकिन आगे की खेती को सही से कर पाए? हमारा 3 स्तर पे प्लान है। एक पहले की जहाँ फसल नहीं लगा है उसको हम एक वैकल्पिक हम बीज सीड दे रहे हैं कि वह कुछ खेती कर लें। वो तुअर है, इसमें सरसों है, अरहर है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खेती हो जाए, कुछ आमदनी हो जाए। दूसरी बात है कि जिन खेतों में कोई खेती नहीं कर पाएंगे उसको भी हम सरकार के आपदा नियमों के तहत पैसा देंगे प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये। और जहां हमने खेती कर दिया है और सूख गया उसको हम देंगे आपदा नियमों के तहत 13,500 रुपये पर हेक्टेयर। इतना ही नहीं, हम और भी देंगे। हम अगली फसल के लिए जो अभी आने वाला सीजन है रबी, उसमें भी हम देंगे उनको। हम ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वो हम चीज़ों को देंगे। हम बीज के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में, इंसेंटिव के जरिए हम देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि बिहार के राजकोष पे पहला अधिकार किसानों का है। हम एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ 80% जीविका इसी पर। आपने कहा कि फील्ड में भयावह स्थिति है और सरकारी आंकड़े कुछ कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। इसके लिए हमारी टीम गई भी है, रिपोर्ट लेके आ भी गई है। वह रिपोर्ट हमारे पास 1 से 2 दिन में आ जाएगा तो हम ठोस निर्णय ले लेंगे कि हमारा नुकसान, वास्तविक नुकसान क्या है। आंकड़े सरकार के कुछ दूसरे कह रहे हैं। अच्छा, आप चूँकि सरकार नई बन गई है, तो क्या आपको लगता है, आपने जो कहा कि 35% जो है वो कम मिला वहाँ से उर्वरक आपको, तो क्या अब जब सरकार बदल गई है, यानी कि अब जो जिस डबल इंजन की सरकार की बात होती थी, अब वो स्थिति नहीं रही है? केंद्र में सरकार एनडीए की है और यहाँ पर आप लोगों की महागठबंधन की बनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो सहायता पहले मिल रही थी केंद्र सरकार से, क्या वह भी आगे भी जारी रहेगा या उसमें कुछ कटौती आप देख रहे हैं? हम लोग का तो मानना ही था कि वो ट्रबल इंजन की सरकार थी। सब कुछ समस्या ही समस्या था उस सरकार में, जो एनडीए की सरकार थी। एक बात तय है कि हम बिहार में जो यूपीए की सरकार बनाए हैं और केंद्र में दूसरे की सरकार है, तो जो हमारी हिस्सेदारी है उसके लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम आज संघर्ष की स्थिति में हैं। उस समय संघर्ष नहीं कर पाते थे क्योंकि दोनों की सरकार एक ही थी, दिल्ली और राज्य की सरकार। तो अपने ही केंद्र की सरकार के खिलाफ राज्य सरकार लड़ नहीं पाता था, सवालों को खड़ा नहीं कर पाता था। लेकिन हमारे साथ ये मजबूरी नहीं है। हम बात को रखेंगे उचित प्लेटफॉर्म पे, और जिसके जरिए हम जन आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से हम केंद्र सरकार से अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। एक और सवाल हम जानना चाह रहे थे कि अगर किसानों को अब जब कह रहे हैं कि उर्वरक भी हम जितने हमारे पास उपलब्ध है उसका ही हम सही से बंटवारा कर दें तो कम से कम जो है वो मिल पाएगा उनके पास। लेकिन अगर वो भी नहीं उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि हम अभी ग्रामीण स्तर पर अभी हम घूम रहे थे लगातार बिहार में, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी किसान को 10 केजी से ज़्यादा यूरिया नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मैं इस चीज़ को मतलब फील किया वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कि वहाँ पर जो लोग किसानी कर रहे हैं उनको किसी भी दुकान पर जाने पर वो 10 केजी से ज़्यादा यूरिया नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल भी रहा है तो वो 250 का यूरिया उनको 450-500 में मिल रहा है। तो क्या इस कालाबाजारी को रोकने के लिए भी आप कुछ कदम उठा रहे हैं? एक भी उदाहरण अगर मिलेगा कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई वीडियो, कोई बयान किसान का या किसी जनप्रतिनिधि का कि यहाँ हुआ है, तुरंत मैं टीम भेज के एक्शन ले रहा हूँ। और दरभंगा ज़िला में तो हम स्पेशली ज़्यादा मैं एक्शन लिया हूँ, और कई लोगों ने कहा भी है कि आपके थोड़ा एक्शन बहुत कड़े हैं, और वो मीडिया के भी कुछ लोग थे उसमें कहने वाले, और मैंने कहा है कि एक्शन मेरे कड़े ही रहेंगे। और अभी तो हम अभी आए हैं, और जितने हम कार्रवाई कर रहे हैं वो कोई भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज भी हम सीतामढ़ी में कार्रवाई किए हैं। एक वीडियो आया था कि फर्टिलाइज़र बेचने वाला कह रहा है कि हम 1800 में डीएपी देंगे, उसका लाइसेंस मैंने रद्द कर दिया। ये कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन कोई हमको स्पेसिफिक बताना होगा कि फला जगह पे फलाना रिटेलर ने, तभी हम वहाँ टीम भेज पाएंगे। जनरली तो हमारी टीम तो घूम ही रही है, शॉर्टेज तो है ही, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं महंगा बिक रहा है तो हमको कोई भी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप या वो बयान देने को तैयार हो किसान कि फला दुकान से हमने महंगा लिया, उस पर कार्रवाई करेंगे।
अच्छा, एक दो सवाल अब चूँकि हम इस क्षेत्र से आते हैं तो वो पूछना हमारे लिए ऐसे भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता जो है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर जो कृषि मंत्री हैं उनके ऊपर खुद जो है वो चावल गबन का आरोप है। तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं और बीजेपी को आप काउंटर कैसे कर देंगे? अब इस पे तो पूरा चैप्टर क्लोज है, हम तो सब कुछ बोल ही चुके हैं। नेशनल मीडिया से लेकर स्टेट मीडिया जितना था उसको, अब पार्टी ने भी मेरा बयान दिया और वो तो अपनी बात को वापस ले लिए हैं एक तरह से बीजेपी का। उसके बाद तो आगे आए नहीं। हम आरोप लगाने के लिए किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मेरे पर आरोप ही झूठा है। हम सरकार थे ही नहीं, घोटाला तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी और उस समय के तत्कालीन सरकारों ने किया था। यह मेरा आरोप है। हम तो इसको लिए हाईकोर्ट गए थे सीबीआई जांच के लिए कि माननीय न्यायालय से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए किसने चोरी किया। लेकिन अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को बचाने में उल्टा एफआईआर मिल मालिकों पे, जो मैं अकेला नहीं था, बिहार में मेरे जैसे 1700 राइस मिल थे, उस पर केस हुआ। जबकि हमारे रिकॉर्ड आज भी 10 साक्ष्य है। इसलिए मैंने कहा माननीय न्यायपालिका पे भरोसा है और निर्णय आएगा उसको हम लोग मानेंगे। हमारे पास साक्ष्य कि हम तो सरकार को कह रहे थे ले जाइए। यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला था जिसको इन्होंने केस कर दिया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जो गलत था। ये सिविल नेचर का मामला था, सिविल सूट के जरिए इसको ठीक करना था, लेकिन ये क्रिमिनल केस इन्होंने कर दिया। तो उनके कहने से कोई आरोप साबित नहीं होता। आरोप तो न्यायपालिका में साबित होगा। बाकी हमको कोर्ट ने बेल दिया, माननीय न्यायालय ने बेल दिया। मेरे बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट मेरे पक्ष में कहा कि नहीं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। अच्छा, सुशील मोदी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि जो खास करके जो आरजेडी के कोटे से जितने भी मंत्री बने हैं उनमें ज़्यादातर की छवि जो है वो आपराधिक है या इस प्रकार की छवि में संलिप्त हैं वो लोग। तो इस पर आपका क्या टेक है? उनकी पार्टी का गृह मंत्री अभी एक कोटल हुआ है, कहीं आरोप तो नहीं उनको दिखता है। अभी बिल्किस कांड का हो या सोहराबुद्दीन का काउंटर का हो या दर्जनों गुजरात के कांड है जिसमें कुछ मामले अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के सामने, कुछ मामले में अभी ख़त्म हुए हैं। कहाँ उनको सुशील मोदी को दिखाई देता है? वो तो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स करते हैं, हमेशा अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुशील मोदी एक और बात कह रहे थे कि कम से कम अब जो है ना वो आरजेडी को खुद सरकार बना लेनी चाहिए और नीतीश कुमार को साइड लाइन कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन जो है वो 2024 और 2025 तक चलेगा या इस बीच में फिर कुछ गठबंधन में भी दरारें आएंगी? सुशील मोदी जी क्यों नहीं ये काम किए? और सुशील मोदी जी को कौन रोका था इस काम को करने के लिए? वो राष्ट्रीय जनता दल के कोई एडवाइज़र हैं क्या सुशील जी, कि उनकी बात के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल चलेगा? हमारा नेचुरल अलायंस है, हम एक विचार के लोग हैं, हम एक राजनीतिक दल से निकले हुए दो धारा में आज हैं और हम विचारधारा के स्तर पे हम दो नहीं, हम एक हैं। वो बेमेल का उनका जो गठबंधन था सुशील जी के साथ उनका, अब वो चलाए 17 साल बेमेल का गठबंधन जिसे विचार भी नहीं मिलता था, न उनके राजनीतिक धारा से लोग आए हुए थे। तो उनकी सत्ता जाने की जो छटपटाहट है सुशील जी की, वो इससे समझ में आता है कि वो अपना जो कुछ बयान देना है दे करके अपना दे के निकल जाते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या माने कि जो बेमेल गठबंधन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसमें बिहार का विकास ज़्यादा तेज़ी से हुआ, या अब जो ये गठबंधन बना है जिसको कि आप एक ही गठबंधन मानते हैं, एक मानते हैं, उसमें बिहार का विकास तेज़ी से होगा? निश्चित तौर पे मेरा विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि तब वो दबाव में होते थे भारतीय जनता पार्टी में पिछली सरकार, और उनके लोग पैर खींचते थे सरकार चलाने में, सहयोग नहीं करते थे और केवल दोषारोपण करते थे। हम स्वतंत्र रूप से हमारा गठबंधन निर्णय लेगा और बिहार के हित में हम लेंगे, और ये सरकार ही जनता की सरकार है, इसीलिए बहुत तेज़ी से बिहार विकास करेगा। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी, जिनका ये कहना था कि खास करके किसान को जो भी परेशानी होगी उसके लिए लगातार सरकार तत्पर है और किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं होने देगी यह सरकार जो अभी बनी है। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।